अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आपले स्वागत आहे। मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया। नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच। नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच। ढगांशी वारा झुंजला रे, काळा काळा कापूस पिंजला रे। आता तुझी पाळी वीज देते टाळी, आता तुझी पाळी वीज देते टाळी। फुलव पिसारा नाच, नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच। नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण हे बालगीत ऐकले असेल। मोर आपल्या भारत देशाचा राष्ट्रपक्षी आहे। आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 12 मोर अभ्यासणार आहोत। लेखक आहेत पा.पी. घरत आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। चला तर आता पाठाला सुरुवात करूया। पाठ क्रमांक 12 मोर। लेखक आहेत पा.पी. घरत, 1931। ज्येष्ठ लेखक त्यांची आपली वनश्री आपले वैभव, आपल्या लोकमाता आणि पिके, महान शिष्य एकलव्य, नेहरू नक्षत्रालय, आई आली आहे, आदिवासींच्या माता, भूमातेचा कोप, भूकंप, हिरवे सोने, महाराष्ट्र देश महान, वन्य पशुविषयक समज गैरसमज इत्यादि पुस्तके प्रकाशित आहेत। ये एक अजीम मुसन्निफ हैं। इनकी मुख्तलिफ किताबों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इनकी मुख्तलिफ किताबें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें तहरीर की हैं। प्रस्तुत पाठात लेखकांनी वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्र संपत्ती असून आपण त्यांचे रक्षण करायला हवे असा संदेश दिला आहे। तसेच मोर या पक्ष्यास राष्ट्रपक्षी हा किताब कसा मिळाला या मागील इतिहास उलगडून दाखवला आहे। इस सबक में मुसन्निफ ने जंगली चरिंद और परिंद हमारी कौमी दौलत है इस बात को पेश किया है। हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए ऐसा संदेश दिया है। इसी तरह मोर इस परिंदे को कौमी परिंदा ये एजाज किस तरह मिला इसकी तारीख बयान की है। आपल्या देशात हजारो पक्षी असताना पक्ष्यांचा राजा म्हणून निवड होण्याचा मान मोरालाच का मिळाला अशी शंका अनेकांच्या मनात आली असेल। लेखक कहते हैं, हमारे मुल्क में हजारों परिंदे होने के बावजूद मोर का ही इंतखाब परिंदों का राजा कहकर क्यों हुआ? ये शक व शुबा कई लोगों के दिलों में आया होगा। राष्ट्रीय पक्षी म्हणून भारत सरकारने मोर या पक्ष्याला मान्यता दिली याच्या मागे थोडासा इतिहास आहे। अब लेखक कहते हैं,
कौमी परिंदा, राष्ट्र पक्षी कौमी परिंदा कहकर भारत की हुकूमत ने मोर इस परिंदे को कबूल किया, उसको मान्यता दी, उसको मंजूर किया। उसके पीछे मामूली सी तारीख है, थोड़ी सी तारीख है। तो चलिए बच्चों, हम अब देखते हैं आगे क्या बात पोशीदा है उसके पीछे। काही वर्षांपूर्वी जपान देशातील टोकियो या शहरात, देखिए यहां पर नक्शा नजर आ रहा है आपको जापान का, वहां टोक्यो शहर दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, पक्षी संरक्षण विषयक, संरक्षण विषयक सुरक्षेच्या बाबतीत यानी उनकी हिफाजत से मुताल्लिक विचार करण्यासाठी जगातील सर्व देशांचे प्रतिनिधी जमले होते। प्रतिनिधी, नायब, रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग ममालिक से वहां पर लोग आए थे। अब पूरे जुमले के मानी देखते हैं हम। चंद साल पहले जापान मुल्क में टोक्यो इस शहर में परिंदों की हिफाजत के मुतालिक गौर फिक्र करने के लिए दुनिया के तमाम मुल्कों के नुमाइंदे जमा हुए। या प्रतिनिधींच्या सभेत प्रत्येक देशाने आपापल्या देशातील एक विशिष्ट पक्षी पसंत करून त्याला राष्ट्रपक्षी, पक्ष्यांचा राजा असा मान द्यावा असे सर्वानुमते ठरवण्यात आले। सर्वानुमते, सर्वांच्या मताने, एक मताने। अब यहां पर मुसन्निफ कह रहे हैं, इन नुमाइंदों की मीटिंग में, प्रतिनिधिंच्या सभेत, सभा यानी मीटिंग, हर मुल्क ने, प्रत्येक देशाने, हर मुल्क ने अपने अपने मुल्क के एक मखसूस परिंदे को, विशिष्ट पक्षी को पसंत करून, पसंत करके त्याला राष्ट्रपक्षी, उसको कौमी परिंदा जो है, पक्ष्यांचा राजा, परिंदों का राजा नाम देकर इज्जत बक्षी, मान देना यानी इज्जत देना, असे सर्वानुमते ठरवण्यात आले। ऐसे सबकी राय से तय किया गया। या सूचनेचा उद्देश असा होता, उद्देश, हेतू, मकसद। या सूचनेचा उद्देश असा होता की वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे, तिच्या रक्षणाकडे आम जनतेचे लक्ष वेधावे। आम, समस्त, सगळी, जनता, लोक, लक्ष वेधणे, ध्यान आकर्षित करने, रागीब करना। अब यहां पर मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, लेखक यहां पे कह रहे हैं, इस हिदायत का मकसद ये था, उद्देश्य, मकसद, के जंगली चरिंद परिंद, वन्य पशु पक्षी, जंगली चरिंद परिंद, ये हमारी कौमी दौलत है। राष्ट्रीय संपत्ति होना, कौमी दौलत होना। तिच्या रक्षणाकडे, रक्षण करना यानी हिफाजत करना, उसकी हिफाजत के लिए आम जनतेचे लक्ष वेधावे, आम आवाम को मुतवज्जा करना था, रागिब करना था। या सूचनेप्रमाणे सरकारने वन्य पशूंचे रक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने या प्रश्नाचा सांगोपांग विचार केला। वन्य पशु, जंगली जनावरे, सांगोपांग विचार करने, सर्व बाजूंनी विचार करने। अब यहां पर लेखक कह रहे हैं, इस हिदायत के मुताबिक हुकूमत ने जंगली जानवरों की हिफाजत करने के लिए तय की गई कमेटी में इस मसले पर हर लिहाज से गौर किया गया। समिति यानी कमेटी। प्रत्येक राज्याचे अभिप्राय मागवले। अभिप्राय, लिखित मत यानी उनकी राय, हर राज्य से, हर रियासत से जो है राय मंगवाई गई, अभिप्राय मंगवाया गया। वृत्तपत्रातून अभिप्राय मागवण्यात आले। वृत्तपत्र, इसके अर्थ होते हैं वर्तमान पत्र, अखबार। वृत्तपत्रातून अभिप्राय मागवण्यात आले यानी अखबारों के जरिए राय मंगवाई गई। आणि अशा रीतीने अनेक पक्ष्यांची नावे राजेपदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आली। आणि अशा रीतीने यानी इस तरह से
अनेक पक्ष्यांची नावे, कई परिंदों के नाम, राजे पदासाठी, राजा के ओहदे के लिए, राजा के पद के लिए, सरकारकडे, सरकार के पास, पाठवण्यात आली, भेज दिया गया. त्यात गरुड, हंस, महासारंग आदि पक्ष्यांचीही नावे होती. यहाँ पर 3 परिंदों के नाम आए हैं. गरुड़, जिसे हम अकाब भी कहते हैं, हंस और महासारंग. अकाब और हंस तो आपने देखा है, महासारंग आपने नहीं देखा होगा. मैं अभी आपको उसकी तस्वीर दिखा देती हूँ. मैं आपको इन तीनों की तस्वीर दिखाने वाली हूँ. ये देखिए, ये है गरुड़ या अकाब. ये है हंस और ये है महासारंग. महासारंग जो है अब दिखाई नहीं देता, बहुत कम हो गए हैं ये परिंदे. महासारंग संस्कृत जबान में नाम है इस परिंदे का. मराठी भाषा में इसे कहते हैं मालढोक. याद रखिएगा इस परिंदे का नाम. चलिए अब आगे देखते हैं. यानी इन तीनों परिंदों का नाम भी जो है राजे पद के लिए गया हुआ था सरकार के पास. अनेक पक्ष्यांच्या नावातून एक नाव निवडण्यासाठी अनेक कसोट्या लावण्यात आल्या. कसौटी, पारख, परीक्षा, कुछ टेस्ट, जांच के कुछ तरीके इन लोगों ने रखे. कई परिंदों के नामों में से, अनेक पक्ष्यांच्या नावातून कई परिंदों के नामों में से एक नाव निवडण्यासाठी, निवडना है ना उसका इंतखाब करना, एक नाम का इंतखाब करने के लिए अनेक कसोटियां लावण्यात आल्या. कई कसोटियों को सामने रखा गया, उस पर परखा गया. त्या सर्व कसोट्यात मोर उत्तीर्ण झाला. उत्तीर्ण होने, पास होना, कामयाब होना. तो उन तमाम कसोटियों में मोर कामयाब हो गया आणि राष्ट्रपक्षी म्हणून त्याची निवड करण्यात आली. राष्ट्रपक्षी यानी कौमी परिंदा, और निवड करना, इंतखाब करना. तो इस तरह से कौमी परिंदा कहकर उसका इंतखाब किया गया. या कसोट्या लावताना ऐतिहासिक प्रणाली, परंपरा. ऐतिहासिक के मानी होते हैं तारीखी, और प्रणाली यानी परंपरा, रस्म कह लीजिए उसे. काव्याची पार्श्वभूमी. पार्श्वभूमी, दृष्टी आड़, भूतकाळातील नोंद, नज्मों का पस मंजर. काव्याची पार्श्वभूमी, नज्मों का पस मंजर. लोकांची आवड, लोगों की पसंद इत्यादी बाह्य कारणांबरोबरच रंग. बाह्य यानी बाह्य से, जो बाहर से नजर आता है. बाह्य कारणांबरोबरच यानी बाहरी खुसूसियात के साथ ही रंग, यानी उसका जो कलर होगा, रंग होगा. शरीर सौष्ठव. शरीर सौष्ठव, अंगकाठी, शरीराची सुंदरता, खूबसूरती. कलात्मकता, इसके मानी होते हैं सौंदर्य, कलापूर्ण, कौशल्यता, खूबसूरती. कंठस्वर. कंठस्वर के मानी होते हैं गळ्यातील आवाज. आदि. आदि शब्द के अर्थ होते हैं इत्यादि, वगैरह. पक्षी वैशिष्ट्यांचाही विचार करण्यात आला. अब हम पहले इसका देख लेते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है इस पूरे जुमले का. इन कसौटियों पर परखते वक्त तारीखी रस्म, तारीखी परंपरा, काव्याची पार्श्वभूमी, नज्मों का पस मंजर, लोकांची आवड, लोगों की पसंद इत्यादि वगैरह बाह्य कारणांबरोबरच बैरूनी वजूहात के साथ साथ रंग, शरीर सौष्ठव यानी जिस्म की खूबसूरती, कलात्मकता, खूबसूरती, फनकारी, कंठस्वर, गले का सुर, गले की आवाज आदि वगैरह पक्षी वैशिष्ट्यांचाही विचार करण्यात आला. परिंदों की खुसूसियात पर भी गौर किया गया. यानी इन लोगों ने इन सब नुकात की बुनियाद पर परिंदों पर गौर किया कि इनमें ये सब चीजें पाई जा रही हैं, कौन से परिंदे में सबसे ज्यादा खुसूसियात पाई जा रही हैं. आणि त्यात
राष्ट्र पक्षी हा मानाचा किताब देण्यास मोर हाच पक्षी योग्य आहे असे ठरवण्यात आले. मानाचा किताब, सन्मानाचा पुरस्कार, बहुत ही बड़ा एजाज. अब यहाँ लेखक कह रहे हैं आणि त्यात राष्ट्रपक्षी हा मानाचा किताब देण्यास मोर हाच पक्षी योग्य है असे ठरवण्यात आले. और क्या किया गया यहाँ पर, कौमी परिंदे का बावकार खिताब देने के लिए काबिल मोर ही है ऐसा तय किया गया. यानी यहाँ पर मोर का सिलेक्शन हो गया, मोर का इंतखाब हो गया. उसने दूसरे तमाम परिंदों को पीछे छोड़ दिया अपनी खुसूसियात के सामने. भारतातील एक हिमालय प्रदेश सोडला. हिमालय प्रदेश क्या है बच्चों? हिमालय का इलाका. मुसन्निफ कहते हैं भारत का एक हिमालय इलाका छोड़ दिए तर भारतात सर्व प्रदेशात मोर पाहायला मिळतो. तो भारत के तमाम इलाकों में मोर देखने को मिलता है. भारत हा प्रामुख्याने उष्णकटिबंधाचा प्रदेश असल्याने मोर भारतात सर्वत्र पाहायला मिळतो. यहाँ पर एक नया शब्द है बच्चों, उष्णकटिबंधाचा प्रदेश. इसके मानी देखते हैं हम. विषुववृत्ताच्या जवळील पृथ्वीचा भूभाग. विषुववृत्त कहते हैं खते इस्तेवा को. सिफर दर्जे का अर्जुल बलद जो खते इस्तेवा कहलाता है उसे हिंदी और मराठी में विषुववृत्त कहा जाता है. तस्वीर में देखेंगे आप, ये टेम्परेट जोन्स मंतके दिखाई दे रहे हैं. इसमें सिफर दर्जे का आप देख सकते हैं विषुववृत्त. उष्ण कटिबंध देख सकते हैं बच्चों आप. खते सरतान और खते जद्दी का दरमियानी हिस्सा ट्रॉपिक्स या उष्ण कटिबंधाचा प्रदेश कहलाता है. ये गर्म इलाका होता है. आगे देखते हैं हम. तो लेखक ने यहाँ पे कहा है भारत हा प्रामुख्याने, यानी भारत जो है ये बिलखुसूस खास करके उष्ण कटिबंधाचा प्रदेश असल्याने गर्म हवा का इलाका होने की वजह से मोर भारतात सर्वत्र पाहायला मिळतो. मोर भारत में हर तरफ दिखाई देता है. आशिया खंडाच्या इतरही देशात मोराचे थोड्या फार प्रमाणात वास्तव्य आहे. वास्तव्य असणे, रहिवास असणे, यानी यहाँ पर भी मोर का कयाम है, रहिवास है. आशिया खंड आपने इंग्लिश में, उर्दू में एशिया, ये बर आजम का नाम आपने पढ़ा है. उसी को मराठी में आशिया कहते हैं. खंड के मानी है बर आजम. आशिया खंड यानी एशिया, बर आजम एशिया. आशिया खंडाच्या इतरही देशात कहते हैं बर आजम एशिया के दीगर मुल्कों में भी मोराचे थोड्या फार प्रमाणात वास्तव्य आहे. मोर का कयाम थोड़ी बहुत मिकदार में है. अब देखिए आगे, ब्रह्मदेशात. ब्रह्मदेश क्या है देखते हैं हम. ब्रह्मदेश भारताच्या ईशान्येकडील देश, आताचा म्यांमार देश, अभी जिसका नाम म्यांमार है. मैप में देख सकते हैं आप, इंडिया नजर आ रहा है आपको और म्यांमार दिखाई दे रहा है. ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में आता है. लेखक यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्मदेशात मोराला राष्ट्र पक्षी म्हणून मान दिला आहे. यहाँ पर लेखक ने हमको ये बात बताई है, ब्रह्मदेश में म्यांमार में मोर को कौमी परिंदे का एजाज दिया गया है. परंतु लेकिन 1947 सालापूर्वी ब्रह्मदेश हा भारताचाच भाग समजला जात होता. 1947 से कबल ब्रह्मदेश ये भारत का ही एक हिस्सा माना जाता था. तेथील चालीरीती, वहां के रस्म रिवाज थोड्या फार फरकाने भारताप्रमाणेच आहेत. थोड़े बहुत फर्क से भारत के मानिंद ही हैं.
यानी ब्रह्मदेश या म्यांमार की कुछ चीजें जो है भारत से मिलती जुलती हैं, वहां के रस्म रिवाज भारत से मिलते जुलते हैं। मोर हा कोंबडीच्या जमातीतील पोट जातीचा पक्षी आहे। मोर ये कोंबडीच्या जमातातील यानी मुर्गी की जात का पोट जातीचा पक्षी आहे यानी उसकी एक जिम्नी जात का परिंदा है। या जातीतील पक्षी लांब असतात आणि त्यांना नखे असतात। इस जात के परिंदे जो हैं लंबे होते हैं और उन्हें नाखून होते हैं। मोर मुख्यतः लांब लांब ढांगा टाकत चालत अंतर कापतात आणि जमिनीवर अंडी घालतात। ढांगा पायातील अंतर, टांगा यानी उनके पैरों में जो फासला होता है। अंतर कापने, मजल मारने। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं मोर बिलखुसूस लंबी लंबी छलांगे डालकर फासला तय करता है आणि जमिनीवर अंडी घालतात और जमीन पर अंडे देता है। तितर आणि बटेर त्याच्या दूरच्या नात्यातले आहेत। तितर और बटेर उसके दूर के रिश्तेदार हैं। हे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तीतर। बच्चों आप तीतर देख सकते हैं स्क्रीन पर किसे कहते हैं, और ये है बटेर। तर कोंबडा त्याचा जवळचाच भाईबंद आहे। कोंबड़ा मुर्गा, मुर्गी मुर्गा तो आप लोगों ने देखा है, तो मुर्गा उसका करीबी भाईबंद है। भाईबंद नातलाग उसका रिश्तेदार है, इस तरह से कह रहे हैं। ब्रह्मदेश आणि आग्नेय आशियातही मोर आढळतात। ब्रह्मदेश तो मैंने अभी आपको समझाया, म्यांमार कहते हैं जिसे अभी। और आग्नेय ये एक दिशा का नाम है, दक्षिण व पूर्व यामधील दिशा। देखते हैं हम तस्वीर में, देख सकते हैं आप यहाँ पर आग्नेय दिशा कौन सी है, दक्षिण और पूर्व के दरमियानी दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। अब यहाँ पर लेखक ने बताया है ब्रह्मदेश आणि आग्नेय आशियातही मोर आढळतात। वहां पर भी जो है मोर पाए जाते हैं। ये मुसन्निफ ने इस बात को पेश किया है कि ब्रह्मदेश और शुमाल मगरिबी एशिया, दक्षिण व पूर्व यामधील दिशा, तो उसको कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मदेश और आग्नेय आशिया यानी शुमाल मगरिबी एशिया, वहां पर भी मोर आढळतात, मोर दिखाई देता है। पण त्याच्या रंगात निळ्याऐवजी हिरव्या छटा जास्त असतात। लेकिन उसके रंग में नीले रंग की बजाय हरे रंग की झलक ज्यादा होती है आणि शेपटी थोड़ी खाकी रंगाची असते और उसकी दुम मामूली सी खाकी रंग की होती है। यानी इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में लेखक ने यह बताया है कि अलग अलग तरह के मोर जो है वो पाए जाते हैं, उनके रंग अलग अलग होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क उन मोरों में मुसन्निफ ने बताया है कि अलग अलग किस्म के रंग वाले मोर मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं। देखिए आप तस्वीर में देख सकते हैं मोर है और नीचे उसके अंडे आपको नजर आ रहे हैं। कांगो आणि आफ्रिकेमध्ये आढळणाऱ्या मोराची मान निळ्या जांभळ्या रंगाची असते। अब यहाँ पर कांगो ये नया शब्द आया है, अफ्रीका खंडातील कांगो नदीचे खोरे। अब ये अफ्रीका खंड फिर से बर्रे आजम अफ्रीका की जानिब इशारा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीर में अफ्रीका के अंदर आपको, अफ्रीका के नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, वहां का जिक्र यहाँ पे किया गया है। कांगो आणि आफ्रिकेमध्ये आढळणाऱ्या मोराची मान निळ्या जांभळ्या रंगाची असते। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कांगो और अफ्रीका में मिलने वाले मोर की गर्दन नीले जामनी रंग की होती है। हिमालयाच्या पूर्व भागात राखाडी रंगाचे मोर आढळतात। राखाडी करडा, ग्रे कलर। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं हिमालय के शुमाली हिस्से में सुरमई रंग का मोर दिखाई देता है।
ग्रे रंग का मोर दिखाई देता है। त्यांच्या पंखावर हिरव्या रंगाचे डोळे असतात। उनके परों पर हरे रंग की आंखें होती हैं। काही प्राणी संग्रहालयात पांढऱ्या रंगाचे मोर पाहायला मिळतात। लेखक कह रहे हैं चंद चिड़ियाघरों में सफेद रंग के मोर देखने को मिलते हैं। पण हे मोर खरे निसर्गदत्त नसून जपानी शास्त्रज्ञांनी तैयार केलेली ही संकरित जात आहे। आगे लेखक कहते हैं ये मोर खरे निसर्गदत्त नहीं है। निसर्गदत्त निसर्गाने दिलेले, नैसर्गिक, ये जो है कुदरती नहीं है, असल कुदरती नहीं है ये, बल्कि संकरित जात है। संकरित जात, मिश्र जात, हाइब्रिड जात जो होती है वो जात के हैं ये असल कुदरती मोर नहीं है। जापानी साइंसदानों ने तैयार किया है इन्हें, और ये 2 नस्ली परिंदा होता है, ये हाइब्रिड जात होती है। अलीकडे तर आजकाल तो अर्धा रंग निळा किंवा पांढरा अशा रंगांच्या मोराच्या जाती तैयार केल्या आहेत। बोलते हैं आजकल तो आधा रंग नीला या सफेद, ऐसे रंगों के मोर की जात भी तैयार की गई है या की जाती है। आपने देखा बच्चों किस किस तरह के रंगों के मोर पाए जाते हैं। आइए अब हम आगे कुछ तस्वीर देखते हैं अगली स्लाइड पर। सीनवर आपण पाहू शकता, देख सकते हैं आप अलग अलग किस्म के मोर हैं यहाँ पर, जिनके बारे में हमने अभी जानकारी हासिल की है। कि यहाँ पर भी सफेद रंग का मोर है, हरा नीला सफेद मोर नजर आ रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सबक के इतने हिस्से का मुताला किया है। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, किताब सामने रखकर देखना है, अल्फाज के मानी, वाक्य प्रचार, इन सबको ध्यान में रखना है, समझना है सबक को। इसका अगला हिस्सा जो है उसमें हम बाकी सबक पढ़ेंगे और कृति हल करेंगे। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल। आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात याबाबत धन्यवाद देते। पुन्हा भेटूया पुढच्या तासात।